हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का तीसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता। इसके पिछले 3 वीडियोस में तीसरे वीडियो में मैंने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन कराया है। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक तत्व। तो मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को बताया था कि एफ ब्लॉक हम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं, वो एफ नामक उपकोष में जाते हैं। एस ब्लॉक वालों में एस में जाता है, पी में पी, डी और एफ। तो एफ वाले में वो एफ उपकोष में जाता है, इसलिए इनका नाम एफ ब्लॉक तत्व है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि जो अंतिम कोष है वो एस वाला रहता है, उससे पहले वाला डी वाला रहता है और उससे पहले वाला एफ वाला रहता है। ठीक है, तो ये जो एफ वाला है ये इसमें आप देख सकते हैं 1 से लेके 14 तक इसमें भरते चले जाते हैं। ठीक है, और ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं जिनको हमने नीचे 2 अलग से लिस्ट बना करके रखा है पीरियोडिक टेबल से अलग, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अगर इसको हम घुसा देंगे तो पीरियोडिक टेबल हमारा बिगड़ जाएगा, फिर एस पी डी एफ में बांटने में मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको अलग से बनाया है। तो इसमें 2 ग्रुप है, एक को हम एक्टिनाइट कहते हैं और दूसरे को, पहले को लेंथेनाइट कहते हैं, दूसरे को एक्टिनाइट कहते हैं। क्योंकि ये जो ग्रुप है, सीरियम है, थोरियम है, ये लेंथेनम के बाद और एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनका नाम हम लेंथेनाइट और एक्टिनाइट रखे हैं। क्योंकि इनके बाद के ये जो हैं, एक तो सभी धातु हैं, दूसरा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा है और ये एफ ब्लॉक में आते हैं, इसलिए इनको हमने अलग करके रखा है। मुख्य आवर्त सारणी में नीचे जिन तत्वों को 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है उन्हें लेंथेनाइड जो 58 से 72 तक है तथा एक्टिनाइट जो 90 से 103 तक है कहते हैं। तो इनको हमने अलग रखा है। ठीक है, इन श्रेणियों के तत्वों की पहचान इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns² द्वारा की जाती है। तो इनमें सबसे बाह्यतम कोष जो होता है वो n से, जिसको हम दर्शा सकते हैं, इसमें s² भरा होता है। बाह्यतम कोष के पहले वाला कोष d वाला रहता है उपकोष, और ये लगभग खाली रहता है। और उससे पहले वाला जो कोष रहता है और वो F वाला रहता है और इसमें अब वो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे बाह्यतम वाला s², उसके अंदर वाला D और उसके अंदर वाला F। कोष अंदर होते जा रहे हैं, जरा ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरता है। इसी आधार पर इन श्रेणियों के तत्वों को F ब्लॉक के तत्व यानी आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ये सभी तत्व धातुएं हैं, इसको विशेष ध्यान रखेंगे कि धातु हैं। और इनमें से जो लेंथेनाइट श्रेणी के हैं वो तो रेडियो एक्टिव हैं, और जो एक्टिनाइट श्रेणी के हैं उनमें से कई सारे कृत्रिम हैं और कई सारे नेचुरल हैं। प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुण लगभग समान हैं। प्रारंभिक एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों की अनेक संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं के फलस्वरूप इन तत्वों का रसायन इनके संगत लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों की तुलना में अत्यधिक जटिल होता है। जो एक्टिनाइट श्रेणी है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर काफी परिवर्तनशील है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि +1 है कि +2 है कि +3 है, वो बदल जाता है। इसके कारण से उनके जो रासायनिक गुण हैं वो बदल जाते हैं और उनसे बनने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। लेंथेनाइट में ये चीजें कम होती हैं, नहीं होती हैं, इसलिए लेंथेनाइट के जो बनाए गए रासायनिक पदार्थ हैं वो सरलता, मतलब थोड़े कंपैरेटिवली सरल होते हैं, जबकि एक्टिनाइट वाले थोड़े ज़्यादा जटिल होते हैं। एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि एक्टिनाइट श्रेणी के सभी लगभग रेडियोधर्मी हैं। बहुत से एक्टिनाइट तत्वों को नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा नैनोग्राम्स या उससे भी कम भाग में प्राप्त किया गया है। इसके 2 कारण हैं। पहली बात कि एक्टिनाइट श्रेणी आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। ये एक्टिनाइट श्रेणी है, तो एक्टिनाइट श्रेणी में आप देखिए कि थोरियम है, ये सब यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये सब जो हैं इनको तो आप जानते हो,
ये सभी एक तो रेडियो एक्टिव है ना। दूसरा चीज है कि 94 से ऊपर वाले जितने हैं ये लगभग कृत्रिम है सभी के सभी, और ये रेडियो एक्टिव होने के कारण से अल्फा बीटा गामा कण ये मुक्त करते रहते हैं और उसके कारण से ये दूसरे तत्वों में बदल जाते हैं। तो जब इनको बनाया जाता है तो एक तो काफी महंगे धातु हैं, कुछ नैनोग्राम्स में ही बन पाते हैं, दूसरा इनका जीवन काल बहुत कम होता है और अल्फा बीटा पार्टिकल देकर के ये दूसरे में बदल जाते हैं। इस कारण जो है इनको प्राप्त करना मुश्किल है और इन पे अध्ययन करना मुश्किल है। तो इनके बनाए गए जो पदार्थ हैं उनका भी अध्ययन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है। इन तत्वों के रसायनों का अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। देखिए यूरेनियम के बाद वाले तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यूरेनियम के बाद जो है परा यूरेनियम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यूरेनियम है 92 नंबर, इसके बाद वाले परा यूरेनियम है और 94 के बाद वाले तो कृत्रिम ही हैं, ये है। ठीक है, अब एक उदाहरण है, परमाणु क्रमांक 117 और 120 वाले तत्वों की खोज अब तक नहीं हो पाई है। बताएं कि इन तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के किस परिवार या वर्ग में होना चाहिए तथा प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैं पहले बता देता हूं कि कहां पर ये आएंगे। तो 117 वाला जो है यहां पर तो रख दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रख दिया गया है। अब 118 वाला भी आपको दिख रहा है। अब वापस आएंगे अगर हम तो 119 वाला इसके नीचे और 120 वाला इसके नीचे आएगा। ठीक है, 117 तो दिख ही रहा है, वहां पर रखा गया है, हालांकि इसके बारे में अध्ययन कुछ हो चुका है, लेकिन 120 वाले पे अभी काम नहीं हुआ है। तो 119 जब होगा तो यहां पर रखा जाएगा और 120 को यहां पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियम के नीचे आएगा। तो रेडियम के नीचे आएगा 120 वाला, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 8s² होगा, क्योंकि 7 6 5 4s² ऐसा दिख रहा है आपको। और जब 117 वाले को हम देख रहे हैं तो देखिए इसमें नहीं लिखा है हमने अभी तक, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ पर 5p के बाद 6p आया, फिर 7p आएगा, तो ये आखिरी में 7s² और 7p5 आएगा। तो 117 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7s², 7p5 और 120 वाले का आएगा 7s², सॉरी 8s², ये ऐसा आएगा। ठीक है, उसी को ये बता रहा है, देखिए। ठीक है, ये देखिए चित्र में दी गई सारणी से स्पष्ट है कि परमाणु क्रमांक 117 वाले तत्व का स्थान आवर्त सारणी में हेलोजन परिवार 17 में एस्टेटिन के नीचे होगा तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन के आगे, मैंने अभी आपको बताया, देखिए 7s², 7p5, ये बता चुका हूं मैं आपको अभी, ये होगा। परमाणु क्रमांक 120 वाले तत्व का स्थान वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातु में रेडियम के नीचे होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8s² होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इनको जरा सा आप ध्यान देंगे। अब चूंकि 120 है तो आप इसका IUPAC नाम क्या रखेंगे, तो नहीं, ये इसका IUPAC नहीं दिया है ना, इसके बाद 8s² लिखेंगे, ये लिखा है, मतलब ये 100 कितना हुआ, एक अन क्या लिखा है, UUO है ना। ठीक है, तो 118 के बाद का बताया है ये कि कैसे आएगा। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखिए कि 8s² रहेगा इसमें। ठीक है, अब है धातु, अधातु और उपधातु। देखिए इसमें 2-3 ट्रेंड आप याद रखिए। एक तो आप बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो अधातु बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातु प्रवृत्ति बढ़ेगी। राइट हैंड जाएंगे तो अधातु, नीचे जाएंगे तो धातु होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और इसमें 5 ऐसे तत्व हैं जिनको हम उपधातु में शामिल करते हैं। वैसे इसमें 2 तत्व ही मुख्य होते हैं, लेकिन 5 तत्वों को उपधातु, जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं, उनको हम शामिल करते हैं। चलिए, तत्वों के S, P, D तथा F ब्लॉकों में वर्गीकरण के अलावा इनके गुणों के आधार पर मोटे तौर पर इन्हें धातुओं तथा अधातुओं में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञात तत्वों में 78% से अधिक संख्या धातुओं की है। तो अगर आप 118 मानते हो तो 118 का 78% अगर आप निकालते हो तो करीब करीब 88-90 के आसपास आएगा आपका। ठीक है,
तो 118 में से 88-90 के आसपास जो है धातु है, और अगर आप प्राकृतिक तौर पे पाए जाने वाले 94 तत्व को लिखते हैं तो उसका 78% करीब करीब 75 के आसपास आएगा, 76-77 के आसपास आएगा। उतने तत्व धातु हैं, बाकी तत्व अधातु और उपधातु हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कम है, धातु की ज्यादा है। ठीक है, जो आवर्त सारणी की बाईं ओर ज्यादा स्थित है, क्योंकि दाईं ओर जाने पे अधातु बढ़ते हैं। ठीक है, तो बाईं ओर ज्यादा धातु पाए जाते हैं। धातुएं कमरे के ताप पर सामान्यतया ठोस होती हैं। ठीक है, अगर आप मरकरी को देखें तो लिक्विड है। इसके अलावा देखिए, ये देखिए लिखा है मरकरी, इसका अपवाद है। गैलियम और सीजियम का गलनांक भी बहुत कम, क्रमशः 303 केल्विन और 302 केल्विन है। आपको बता दें कि 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 303 का मतलब हुआ, ये हुआ 30 डिग्री। ठीक है, और 302 का मतलब हुआ 29 डिग्री, और आपके कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री। तो कमरे के तापमान पे तो ठोस है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी, गर्मी के दिनों में जैसे घी पिघल जाता है वैसे ये भी पिघल जाएगा। ठीक है, तो आपका गैलियम और सीजियम दोनों थोड़े से भी तापमान में पिघल जाएंगे। धातुओं के गलनांक एवं कुथनांक उच्च होते हैं। आप देखना कि सुनार जब सोना चांदी पे काम करता है तो बहुत तेज उसको गर्म करता है ऐसे फ्लेम में, तब जाके वो पिघलता है, और उसके बाद जाकर के आप उससे ये सब ज्वेलरी वगैरह बना पाते हैं। ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। आपके घरों में जितने भी बर्तन होते हैं वो धातु के क्यों होते हैं? एल्यूमिनियम के, कॉपर के, पीतल के, स्टील के बर्तन होते हैं क्योंकि वो जो है ताप के सुचालक होते हैं। जब आप उसको गर्म करेंगे, उसमें खाना पकाएंगे तो जल्दी जल्दी ताप खाने में पहुंचता है, तो जल्दी पकता है। ठीक है, और ये घर की जो वायरिंग होती है उसका वायर भी आपके धातुओं का ही बना होता है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, क्योंकि ये उसके अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, ये आघात वर्ध्य होते हैं, तो थोड़े से पीटने पर पतली चादर में ढाले जा सकते हैं। ये तो आप जानते हैं, जिसको मेलिएबल कहते हैं इंग्लिश में। आप ज़्यादा ठोकते जाएंगे तो पतला होता चला जाएगा, लेकिन कभी भी अपने आप टूटेगा नहीं। अगर शुद्ध धातु है तो नहीं टूटेगा। तथा तन्य, जिसके तार खींचे जा सकते हैं, तो तार को बनाने के लिए धातु को से खींचते हैं तो पतला होता चले जाता है। जितना पतला कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी अधातुएं आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित हैं। जैसे जैसे आप दाईं ओर जाते जाएंगे अधातुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, अधात्विक लक्षण बढ़ते जाएगा। दीर्घ आवर्त सारणी में किसी वर्ग में तत्वों के धात्विक गुणों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे वृद्धि होती है। यह बात मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी में नीचे जाएंगे तो धातु और दाएं जाएंगे तो अधातु लक्षण बढ़ते हैं, और आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण कम होते जाते हैं। अधातुएं कक्ष ताप पर ठोस एवं गैस हो सकती है। जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये गैस है, लेकिन कुछ ठोस भी होते हैं। जैसे कार्बन होता है, ठोस होता है ना। इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, जल्दी गल जाएंगे, जल्दी गैस बन जाएंगे। लेकिन बोरान और कार्बन इनके अपवाद हैं। ये ऐसे अधातु हैं जिनके काफी सारे गुण धातुओं से मिलते जुलते हैं। जैसे काफी ज्यादा गलनांक क्वथनांक है इनका, कार्बन जल्दी नहीं गलता है। दूसरा, आप ग्रेफाइट को देखें तो वो धातु जो है वो विद्युत का सुचालक है क्योंकि कार्बन है वहां पर। तो कार्बन ये चीजें धातुओं के जैसे गुण रखता है। ठीक है, ये ताप तथा विद्युत के अल्प चालक हैं कार्बन को छोड़कर। जैसा मैंने कहा, बहुत से अधात्विक ठोस भंगुर होते हैं, पीसेंगे तो जल्दी पिसा जाएगा। कार्बन को ही आप देखिए, कोयला को ले लीजिए, ग्रेफाइट को ले लीजिए, जल्दी टुकड़े में बदल जाता है। ये आघात और तन्य नहीं होते हैं। तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन असंलग्न नहीं होता है, एब्रप्ट नहीं होता है, बल्कि यह परिवर्तन टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में होती है। मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो एकदम से सभी में आधात्विक लक्षण एक क्रम में नहीं बढ़ेगा। किसी में ज्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा, किसी में ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऐसे जिग-जिग टाइप का बन जाएगा, जिग-जैग टाइप का। ठीक है, उसी को लिखा है, टेढ़ी मेढ़ी बनती है। आवर्त सारणी से विकर्ण टेढ़ी मेढ़ी रेखा के सीमावर्ती स्थित जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी
और टेलुरियम तत्व धातुओं एवं अधातुओं दोनों के अभिलक्षण दर्शाते हैं। इनको हम उपधातु या मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में तो आप जानते हैं कि ये अधातु हैं, सॉरी उपधातु हैं। तीन नाम और याद रखिए, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये भी आपके उपधातु हैं। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, जैसे अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें भी बहुत सारे लगे हैं आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, उसमें इनका प्रयोग हुआ है उपधातुओं का, विशेषकर जर्मेनियम, सिलिकॉन का। ठीक है, तो इनका बहुत सारी जगहों पे प्रयोग होता है। परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित तत्वों को उनके बढ़ते हुए धात्विक लक्षण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एवं फास्फोरस, इनको। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बढ़ते हुए धात्विक लक्षण का मतलब है जब आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो धात्विक लक्षण कम होता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ता है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, कौन ऊपर कौन नीचे है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इसमें सबसे लेफ्ट में है सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का सबसे ज्यादा रहेगा, ये देखिए सोडियम का सबसे ज्यादा है। उसके राइट में आप जाएंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला एक ग्रुप है जिसमें बेरिलियम उसके ऊपर है और मैग्नीशियम उसके नीचे है। तो सोडियम से थोड़ा सा कम मैग्नीशियम का और उससे कम बेरिलियम का रहेगा। ठीक है, और उसके और राइट हैंड में सिलिकॉन और उसके राइट हैंड में फास्फोरस है, तो सिलिकॉन से भी कम फास्फोरस का रहेगा। तो फास्फोरस, फिर सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ऐसा बनेगा। देखिए फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम। क्या क्या देखना है आपको, जितना ज्यादा लेफ्ट में है उतना ज्यादा धात्विक है, जितने ज्यादा नीचे है उतने ज्यादा धात्विक है। इसलिए बेरिलियम, मैग्नीशियम एक ही ग्रुप में है, बेरिलियम सबसे ऊपर में है, उसके बाद मैग्नीशियम है उसके नीचे, इसलिए मैग्नीशियम ज्यादा है बेरिलियम से, और इनसे पहले सोडियम है, तो सोडियम इनसे भी ज्यादा है। ठीक है, और इनके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद फास्फोरस है, इसलिए कम होते चले गए। ठीक है, तो बाद में जो है उनकी धात्विक लक्षण कम होगी, नीचे है उनकी धात्विक लक्षण ज्यादा होगी। तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। अब ये क्या चीज है, देखिए आवर्तिता का मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी का मतलब है जब कोई एक निश्चित समय बाद रिपीट होता है उसे हम पीरियड्स कहते हैं। जैसे फीमेल्स के पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, हर एक महीने में रिपीट होता है। वैसे ही जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके पीरियड्स चलते हैं, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, हर दिन वो रिपीट होता है कि मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का जो क्लासेस चल रहे हैं वो पीरियड्स हैं। तो किसी चीज का दोबारा रिपीट हो जाना पीरियड कहलाता है, आवर्तिता कहलाता है। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, देखिए पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट में बढ़ते जाइए, परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, फिर एक जगह ये खत्म होकर वापस इधर से शुरू करते हो। तो इन दोनों तत्वों के गुण एक जैसे रहेंगे, यहां पर है तो इनके एक जैसे रहेंगे, यहां पर है तो इनके एक जैसे रहेंगे, ऐसा ये आवर्तिता है। वे तत्व जो आवर्त सारणी में एक के ऊपर एक या एक के नीचे आएंगे वो एक दूसरे के समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित समय बाद रिपीट हो रहे हैं, उनका परमाणु क्रमांक रिपीट हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिपीट हो रहे हैं, इसलिए उनके गुणधर्म एक समान रहेंगे। ये आवर्तिता है। आवर्त सारणी में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं या बाईं से दाईं ओर जाएं तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में एक प्रारूप दिखाई देता है। उदाहरण, किसी आवर्त में रासायनिक क्रियाशीलता प्रथम वर्ग के धातु में बहुत ज्यादा है, मध्य तक पहुंचकर कम हो जाता है और वर्ग 17 के अधातु पर पहुंचने पर बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब पहले ज्यादा रहता है, फिर कम होता है, फिर ज्यादा होता है जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, ऐसा पूछ रहा है। और वैसे ही वर्ग 17 में जो हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और शुरू में जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो शुरू में ज्यादा, बीच में कम और फिर अंत में ज्यादा। ठीक है, इसी तरह निरूपक तत्वों के समूह में जैसे क्षारीय धातुओं में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं के समूह में जैसे हैलोजन परिवार ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। देखिए शुरू में जब आप जाते हैं
यहाँ पर लगाया नहीं हूँ, मैं भूल गया थोड़ा सा, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। सबसे पहला ग्रुप क्या है? क्षारीय धातुओं का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये लोग इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, तो देने के आधार पे इनकी क्रियाशीलता है। तो जैसे ही ऊपर से नीचे जाते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, उनके परमाणुओं का आकार बढ़ता है। समझिए बात को, ठीक है। जैसे कि बीच में नाभिक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोश में घूम रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि कक्षक की संख्या बढ़ रही ना, पहले में 1 कक्षक, फिर 2 कक्षक, फिर 3 कक्षक, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितने ज्यादा दूर होंगे उनके बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से निकल पाएंगे, कम ऊर्जा के द्वारा ही निकल पाएंगे। इसलिए शुरू वाले जो ग्रुप हैं क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं। इसलिए इनकी क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन देने के आधार पर है, इसलिए क्रियाशीलता बढ़ती है। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, लेने की प्रवृत्ति कम होती है। लेकिन आप जब हेलोजन में चले जाते हो, लास्ट के 17 नंबर में, 18 से पहले 17 नंबर, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें आप जाइए, उसमें आप क्या देखेंगे? मैंने पहले ही कहा कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, लेने की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि उनकी क्रियाशीलता लेने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। भाई वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और लेने की प्रवृत्ति अगर कम होगी तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी। इनकी क्रियाशीलता ज्यादा क्यों है शुरू वाले की? क्योंकि देने पे आधारित है, और देने वाली बात बढ़ती है, इसलिए क्रियाशीलता बढ़ती है। उनकी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उनकी क्रियाशीलता लेने पर आधारित है, और लेने की जो है प्रवृत्ति घटती है। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर हेलोजन की क्रियाशीलता घटती है, जबकि क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। ये इलेक्ट्रॉन देने और लेने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, इनको जरा विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तत्वों के गुणधर्मों में ऐसा क्यों हो रहा है और इस आवर्तिता को हम कैसे समझाएं, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें परमाणु की संरचना के सिद्धांत एवं परमाणु के गुणधर्मों की ओर ध्यान देना होगा। इस भाग में हम भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों की आवर्तिता की विवेचना करेंगे और उन्हें इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा ऊर्जा स्तर को लेकर समझाएंगे, ठीक है। भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति, देखिए भौतिक गुणधर्म क्या आते हैं? मुख्यतः परमाणु का आकार कितना है। तो जितना ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार घटता है। देखिए कैसे होता है, एक ही लाइन में। जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो हर एक में आपको कोश की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे कि पहले 1 कोश है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। एक कोश की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, निश्चित है, क्योंकि परमाणु उतने ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा कोश के आधार पर। ऊपर से नीचे जाने पर कोश की संख्या बढ़ी, परमाणु की त्रिज्या बढ़ी। लेकिन जब आप किसी एक आवर्त में लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो उसमें कोश की संख्या तो नहीं बढ़ रही है। जैसे मान लो चौथे आवर्त में आप लेफ्ट से राइट गए तो उस आवर्त में जितने भी परमाणु हैं उनके कोश की संख्या तो 4 ही है, मतलब वो 4 कोश तक बड़ा है। जैसे मान लो ये परमाणु का नाभिक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश और 4 कोश, बस इतने ही है इसके सभी परमाणुओं में, सभी तत्वों में। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, समझ रहे हैं? परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो बढ़ने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो उनके बीच आकर्षण बल बढ़ रहा है। तो ज्यादा खींचेंगे लोग तो ये परमाणु की त्रिज्या कम होती चली जाएगी, क्योंकि आकर्षण बल द्वारा इलेक्ट्रॉन की जो कोश है वो नाभिक के द्वारा खींच करके छोटी हो जाएगी। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो धन आवेश ऋण आवेश की संख्या बढ़ रही है, तो दोनों का आकर्षण बल बढ़ेगा। तो किसी एक आवर्त में जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं और परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो आकर्षण बल अधिक होने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये खींच करके छोटे हो जाते हैं।
यानी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या कम होगी, लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसमें तो कोश की संख्या फिक्स हो गई, बस आकर्षण बल बढ़ रहा है। तो इसलिए इधर जाएंगे तो घटेगी, इधर जाएंगे तो बढ़ेगी। ये आपको समझना है। भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति। तत्वों के कई भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, संलयन एवं वाष्पीकरण, ऊष्मा, परमाणवीकरण, ऊर्जा आदि सभी आवर्ती परिवर्तन होते हैं, दर्शाते हैं। तो ये सभी जैसे जैसे आप आवर्त में आगे बढ़ के वापस रिपीट करेंगे तो उनके सभी गुण रिपीट होते हैं। इसलिए एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, एक वर्ग में, तो उनके गुण एक समान मिलेंगे। ये आवर्तिता है। इस अनुभाग में हम परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आवर्त प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। अब ये सब चीजें क्या है एक बार मैं बता देता हूं आपको। परमाणु एवं आयन की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब वही कितना बड़ा परमाणु है, तो आप जानते हैं। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, ये आयनन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मैग्नीशियम से निकालोगे, उसके लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत है, वो आयनन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी का मतलब है किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा, दोगे तो वो ऊर्जा देगा कि नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। जैसे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो बदले में आपको ऊर्जा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती देना पड़ता है, उनको ऊर्जा भी देनी पड़ती है, जैसे नोबल गैस है। नोबल गैस से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन देंगे तो भी ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का विरोध करता है। ये ना तो देना चाहता है ना लेना चाहता है। अब वो कोई चीज का विरोध कर रहा है तो दोनों में आपको अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए आपकी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज अवस्थाएं जो हैं अलग अलग यहां पर दिखेंगे हमको, ठीक है। अब हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या के बारे में। परमाणु की त्रिज्या किस पर आधारित है कि वो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से कोश में जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे उनमें कोशों की संख्या बढ़ रही है, तो इसलिए उनकी परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती चली जाएगी। ऊपर से नीचे जाएंगे वो, लेकिन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो उसमें परमाणु की त्रिज्या कम होगी, क्योंकि कोश की संख्या नहीं बढ़ेगी और उसके कारण से वहां पर परमाणु की त्रिज्या कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा। यह मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है। परमाणु के आकार का सही निर्धारण बहुत ही जटिल है, जबकि एक गेंद की त्रिज्या आसानी से नापी जा सकती है, ठीक है। क्या आपको इसका कारण मालूम है? तो मालूम यह है जी कि कभी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित जगह पे नहीं रहता है, वो घूमते रहता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर है तो वहां से हम दूरी को नाप लें, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरी बात कि परमाणु इतना छोटा है, नैनोमीटर्स माइक्रोमीटर्स में साइज है, उतना छोटे को नापना भी कितना डिफिकल्ट है। उसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाले का। पहली बात तो यह है कि परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी है। ये देखिए कितने नैनोमीटर है, देखिए 1.2 10 मीटर, यानी -9 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणित 10⁻⁹ मीटर, यानी 12 नैनोमीटर के आसपास है। कितना छोटा है। परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको बोलते हैं? क्लाउड तो आप जानते हैं, बादल, हमारे पृथ्वी के ऊपर बादल छाता है चारों तरफ, उसे क्लाउड कहते हैं। तो वैसे ही है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन छाए हुए हैं, तो कहां कहां पर है इलेक्ट्रॉन, एक निश्चित जगह पे नहीं है, ये दिक्कत वाली बात है। अतः परमाणु का आकार सही तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में परमाणु त्रिज्या सही नहीं नापी जा सकती है, ये दिक्कतें हैं। परमाणु की त्रिज्या सही नहीं नापी जा सकती। प्रायोगिक विधि के आधार पर परमाणु के आकार का निर्धारण संभव नहीं है। आप एक स्केल लेके परमाणु को नहीं नाप सकते, क्योंकि परमाणु दिखता ही नहीं है और उससे इतना छोटा उसका आकार है, आप कैसे नापोगे? संभव नहीं है।
संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर परमाणु आकार का आकलन किया जा सकता है। मतलब क्या लिखा, जब दो या अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे मान लो कि दो नाइट्रोजन परमाणु ऐसे जुड़ गए, हमको इनका पूरा आकार पता चल जाए तो हम उसका आधा लेकर के इसका व्यास और उसका आधा लेके हम त्रिज्या नाप सकते हैं। ऐसा अप्रत्यक्ष तौर पे नापते हैं। किसी अणु की जो आकार है उसको नापने के बाद उसके हम व्यास और त्रिज्या नाप सकते हैं। एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है तथा इस दूरी के आधार पर सहसंयोजक त्रिज्या का आकलन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर क्लोरीन अणु के लिए बंध दूरी का मान 198 पिकोमीटर निर्धारित किया गया है। इस मान का आधा 99 पिकोमीटर क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या होगी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या बता रही है कि क्लोरीन के दो परमाणु ऐसे जुड़े तो क्लोरीन का अणु बना, तो इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी को इसने 198 बताया है। इसने इसका आधा कर देंगे तो एक परमाणु का त्रिज्या निकल रहा है, तो 198 का आधा 99 हो जाएगा। तो क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या 99 पिकोमीटर है। पिको का मतलब आप जानते हैं 10 के घात -12 मीटर को हम पिकोमीटर कहते हैं। धातुओं की धात्विक त्रिज्या मेटालिक रेडियस का मान धात्विक क्रिस्टल में स्थित धातु कोरों की अंतरह नाभिक की दूरी का आधा होता है। एक्चुअली धातु के जो परमाणु हैं वो धात्विक आयन के रूप में होते हैं, तो दो आयनों के बीच की दूरी, उनके नाभिकों के बीच की दूरी, फिर उसका आधा हम उसका नापते हैं, वही लिखा है। कापर धातु में दो संलग्न कापर परमाणुओं के बीच की दूरी 256 पिकोमीटर है। देखिए कॉपर में आपको बता रहे हैं दो परमाणुओं के बीच की दूरी 256 है, अतः कॉपर के लिए धात्विक त्रिज्या का मान 256 पिकोमीटर का आधा यानी 128 पिकोमीटर होगा। ये तो आप अब समझ गए। ये सब मान को आप याद कर लो ना यार, यही तो पूछना है सीधा सीधा इसमें जो लिखा है एनसीईआरटी में। इस पुस्तक में सहसंयोजी त्रिज्या तथा धात्विक त्रिज्या के लिए केवल परमाणुवी त्रिज्या एटॉमिक रेडियस का प्रयोग किया गया है, चाहे वह तत्व हो, धातु हो, अधातु हो, कुछ भी हो। परमाणुविक त्रिज्या को एक्स किरणों तथा अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि से नापा जा सकता है। तो अभी मैंने इस चीज को बताया था आपको कि परमाणु की त्रिज्या नापना है तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं नाप सकते, आप इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा या इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि के द्वारा आप इसको नाप सकते हैं, जिसमें एक्सरे का प्रयोग किया जाता है और वो उसको रिफ्लेक्ट होकर के नाप के बताता है आपको। तो इससे आपको काफी सटीक जानकारी मिल जाती है परमाणु के आकार के बारे में। ठीक है, कुछ तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्या का मान सारणी 3.6 का में दिया गया है। तो आगे सारणी में कुछ का परमाणु त्रिज्या का मान दिया गया है। दो प्रकार की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं, जिनकी व्याख्या हम नाभिकीय आवेश तथा ऊर्जा स्तर से कर सकते हैं। तो मैंने पहले बताया कि बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु छोटा होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु बड़ा होगा। क्यों, मैंने बता दिया है। आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है, जैसा द्वितीय आवर्त के तत्वों के परमाणु आकार से स्पष्ट है। सारणी का अवलोकन करेंगे अपन अभी। इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर बाह्य इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजी कोष में स्थित है, परंतु उनके नाभिकीय आवेश में वृद्धि के फलस्वरूप बाह्य इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ जाता है, जिसके कारण से परमाणु त्रिज्या खींच के घट जाती है। आवर्त सारणी के वर्गों में परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु त्रिज्याओं में भी नियमित रूप से वृद्धि होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कोश की संख्या बढ़ती है। जैसा क्षारीय धातु हैलोजन तत्वों के लिए सारणी 3.6 में दर्शाया गया है। वर्ग में जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है, इसलिए कि आंतरिक ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, जो कवच के रूप में बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण बल कम कर देते हैं। फलस्वरूप परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जो परमाणु त्रिज्या के रूप में परिलक्षित होते हैं। यहाँ पर एक चीज और लिखा है कि जैसे जैसे आप नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसके दूर जाते हैं आप, तो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इस आकर्षण बल के लिए स्क्रीन इफेक्ट पैदा कर देते हैं।
और उस आकर्षण बल को और कम कर देते हैं। एक तो एक बेचारा दूर जा रहा है, दूर होने के कारण से आकर्षण बल पहले ही कम हो गया है, दूसरा कि बीच वाले उस आकर्षण बल में और अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उससे आकर्षण बल और कम हो जा रहा है। इसलिए जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाते हैं ये दूर होते चले जाते हैं और परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाती है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या पर विचार नहीं किया गया है। एकल परमाणु होने के कारण उनकी आबंधित त्रिज्या बहुत अधिक है, इसलिए उत्कृष्ट गैसों की तुलना में दूसरे तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या से ना करके वैन डर वाल्स त्रिज्या से करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये परमाणु जो है मिलकर अणु बनाते ही नहीं है, तो नापना इनका थोड़ा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पर देखिए जो दो हम सारणी की बात कर रहे थे कि परमाणु त्रिज्या आवर्त में कैसे घट रही है, आप देख सकते हैं। तो आप जो है दूसरे आवर्त में आप जा रहे हैं, देखिए आवर्त दूसरा है और आवर्त तीसरा है ना। तो ऐसे जा रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आप देखिए कि परमाणु त्रिज्या लगातार घटते जा रही है। ये देखिए क्यों? क्योंकि परमाणु में कोश की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन नाभिक में आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, आकर्षण बल बढ़ा, खींच के छोटा हो गया। वैसे ही आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन को भी देखिए, इनका भी लगातार कम होता चला जा रहा है और इसका भी वही कारण है जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो किसी भी आवर्त में दाएं ओर जाने से परमाणु त्रिज्या कम होती है, लेकिन वर्ग में आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी परमाणु त्रिज्या लगातार बढ़ रही। देखिए 152, 86, 186, 231, 244, 262। वैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें आप देखिए 64, 99, 114, 133, 140। क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हो तो कोश बढ़ रहे हैं ना भाई, इसलिए बढ़ रहे हैं, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लग रहा है इसलिए बढ़ रहे हैं। ये आपने सारणी में 2-3 जगह चर्चा किया है। सभी जो है पिकोमीटर में दर्शाया गया है, और पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। द्वितीय आवर्त में परमाणु क्रमांक के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्या में किस तरह से परिवर्तन हुआ है आप देख सकते हैं, है ना। तो एकदम से एक सीधी लाइन भी नहीं मिली है, ऐसे लाइन मिलना था, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हुई है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का यहाँ पर बहुत प्रभाव पड़ता है दोनों जगहों पे। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका एक सीधी लाइन नहीं मिल करके थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिली है, और परमाणु त्रिज्या छोटी होती चली गई है। अब है आयनिक त्रिज्या। आयन किसको बोलेंगे? जब किसी परमाणु में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो धन आयन में परिवर्तित हो जाता है, जिसको केटायन कहते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो वो ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है, जिसको एनायन कहते हैं। जैसे कि सोडियम में से, पोटेशियम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, इसलिए ये सोडियम धन आयन बन जाता है। ठीक है। जबकि क्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो ये ऋण आयन बन जाता है। इस समय इनके आयनिक त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो बराबर रहती है, प्रोटॉन कम नहीं होता। इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है। प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ज्यादा तेजी से खींचेगा वो। इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने से जो धन आयन बनता है, उसके कारण से परमाणु की त्रिज्या, आकर्षण बल बढ़ने के कारण से त्रिज्या घट जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि मान लो आप बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, आप उसको निकाल देते हो तो एक कोश ही खत्म हो गया और वो कोश कम हो गया। जैसे मान लो कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे लिखते हो? 2, 8, 1 लिखते हो, मतलब 3 कोश है। पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 कोश के बराबर ये परमाणु है। जैसे ये नाभिक है, ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, तीसरा कोश है, इस कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी त्रिज्या इतनी है। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो तो एक कोश खत्म, तो अब त्रिज्या इतनी रह गई। ये भी एक कारण है कि अगर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को आप निकाल देते हो तो एक तो आकर्षण बल बढ़ गया बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉन के साथ तो छोटा हुआ खींच करके, और अगर बाह्यतम कोश पूरा खाली हो गया
तो वहां तक हम उसकी त्रिज्या नहीं मानेंगे, हम उसके अंदर वाली त्रिज्या को मानेंगे, क्योंकि जिस कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं है उसका हम त्रिज्या में नहीं नापते हैं। उसके अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन है तो हम त्रिज्या वहां से नापेंगे, ये मतलब है। और वैसे ही जब आप इलेक्ट्रॉन दे देते हो किसी को, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया तो ऋण आयन बनाया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो गया, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन नहीं बढ़े, इसलिए उनके बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा और उसकी त्रिज्या थोड़ी बढ़ जाएगी, ये एक कारण होगा। और अगर वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, हालांकि वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर जगह खाली है किसी कोश में तभी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अलग से कोश तो नहीं बनेगा, तो कोश के बनने के कारण से जो इलेक्ट्रॉन परमाणु का आकार बढ़ना चाहिए वो तो नहीं होगा, क्योंकि अतिरिक्त कोश बनेगा ही नहीं। अंदर जो कोश है उसी में जगह खाली है तो अंदर लेगा, नहीं तो लेगा ही नहीं, ठीक है। तो अतिरिक्त कोश नहीं बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, नाभिक के साथ उनका आकर्षण बल कम हो जाएगा, उसी कारण से उसका आकार थोड़ा जरूर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन देने से परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकाल देने से परमाणु की त्रिज्या घटेगी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो धन आयन बनता है, जबकि इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो परमाणु ऋण आयन बनता है। धन आयन को केटायन, ऋण आयन को एनायन कहते हैं। आयनी त्रिज्या का आकलन आयनिक क्रिस्टल में स्थित धन आयनों एवं ऋण आयनों के बीच की दूरी के निर्धारण के आधार पर किया जा सकता है। साधारणतया तत्वों की आयनिक त्रिज्या भी परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति ही दर्शाती है, ठीक है। तो एक तो पहली बात ये समझिए कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो उनकी त्रिज्या बढ़ेगी, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो त्रिज्या घटेगी। ये तो उनके आयनों के साथ भी होगा। मान लो आप सोडियम और पोटेशियम के आयन ले लेते हो तो दोनों के आयन में पोटेशियम बड़ा रहेगा, ये तो निश्चित है। वैसे ही दाएं की तरफ जाएंगे तो कम होगा, ये भी निश्चित है। धन आयन आकार में अपने जनक परमाणु से छोटा होता है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। नाभिकीय आवेश जनक परमाणु जैसा ही रह जाता है। ऋण आयन का आकार जनक परमाणु से अधिक होता है, क्योंकि एक अधिक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने से इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण बल बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश ध्यान रखेंगे इसमें, मतलब एक्चुअल नाभिकीय आवेश कम नहीं होगा, लेकिन प्रभावी कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और रिपेल कर रहे हैं, खींच नहीं पा रहे हैं, दूर जाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्लोराइड आयन की आयनिक त्रिज्या 136 पिकोमीटर है, जबकि फ्लोरीन की केवल 64 है। तो देख सकते हैं कि फ्लोरीन में जब आप एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हो तो पहले जिसकी त्रिज्या 64 पिकोमीटर था, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये डबल से भी ज्यादा हो गया, 136 हो गया, क्योंकि वही एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल को इतना बढ़ा दिया कि वो परमाणु जो है बड़ी हो गई, आयन बड़ी हो गई। दूसरे सोडियम तत्व की परमाणु त्रिज्या 186 है, और जबकि सोडियम आयन की 95 है, ये आधी करीब हो गई, आधी से भी, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने से आधी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन दे देने से डबल हो गई, ऐसा हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो हमेशा डबल आधा का कंसेप्ट नहीं है, ये तो मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। जब परमाणुओं तथा आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं। देखिए, आप एक तत्व का परमाणु ले लें और दूसरे तत्व का आयन ले लें, ऐसा पॉसिबल है ना कि दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात? जैसे मान लो कि किसी मान लो हीलियम है, मान लो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है। मतलब यह है कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 है, लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 है। मान लो लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आप इसको लिथियम आयन में कन्वर्ट कर देते हो, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रह गई, जो कि हीलियम के बराबर है। तो अब हीलियम और लिथियम प्लस ये दोनों जो है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर रहेंगे। समझ रहे हैं आप? इस तरह से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो या देगा तो वो दूसरे तत्व के बराबर, उसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसके बराबर, क्योंकि हम हीलियम को आयन नहीं बनाए हैं, देखिए आप सिर्फ लिथियम को आयन बनाए हैं। तो एक को आयन बनाए तो दूसरे तत्व के परमाणु के बराबर हो जाता है। वो आयन के बराबर नहीं बोल रहे ना, आयन के बराबर भी हो सकता है, लेकिन परमाणु के बराबर होना चाहिए, यह मुख्य बात है यहां पर।
सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के उदाहरण हैं ऑक्सीजन 2-। चलिए आप इनको देख सकते हैं चाहे तो। ऑक्सीजन जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप इसमें 2 माइनस कर दिए तो ये 10 हो गया। देखिए 2 माइनस करने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन डाला आपने ऑक्सीजन में, तो 2 माइनस किए, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो 10 हो गए। फ्लोरीन का 9 था, 1 जुड़ा तो 10 हो गया। सोडियम का 11 था, 1 हटा तो 10 हो गया। मैग्नीशियम का 12 था, 2 हटे तो 10 हो गया। ऑक्सीजन दोबारा लिख दिया, 8 था, 2 जुड़े 10 हो गया। प्रत्येक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो ये सभी जो हैं इन सभी में 10-10 ही हैं, इसलिए सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। प्रत्येक स्पीसीज की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होगी, भले ही इनमें इलेक्ट्रॉन समान है तो त्रिज्याएं सब में भिन्न भिन्न है। अब देखिए किसकी त्रिज्या कम और ज्यादा होगी। देखिए सबसे कम त्रिज्या इसकी होगी, ठीक है, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी और उसके बाद इसकी, मतलब ये सबसे बड़ी होगी, ऐसा त्रिज्या है, ठीक है। ये देखिए परमाणु क्रमांक के साथ क्षारीय धातुओं हाइड्रोजन के परमाणु त्रिज्याओं में परिवर्तन। तो आप देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, थोड़ी सी बढ़ी है, देखिए ऐसा नहीं है ना। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की भी बढ़ी है। हालांकि एक निश्चित ऐसा नहीं बढ़ रहा है, उसके पीछे और भी कई कारण होते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर एकदम से स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं वो भले उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है लेकिन उनके त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक का नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न है। अधिक धन आवेशित धन आयन की आयनिक त्रिज्या का मान कम होगा। मैंने पहले बताया कि जो धन आवेशित हैं वो सबसे छोटे होंगे क्योंकि इनके नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल अधिक होगा, ठीक है। अधिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की आयनिक त्रिज्या का मान अधिकतम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच संपूर्ण प्रतिकर्षण का प्रभाव नाभिकीय आवेश से अधिक हो जाएगा तथा आयन का आकार बढ़ जाएगा। मैग्नीशियम सबसे छोटा रहेगा, सोडियम नहीं, मैग्नीशियम सबसे छोटा रहेगा, उसके बाद सोडियम उससे बड़ा रहेगा, फिर फ्लोरीन और फिर ऑक्सीजन बड़ा होता चला जाएगा। अब उदाहरण है निम्नलिखित स्पीसीज में किसकी त्रिज्या अधिकतम तथा किसकी निम्नतम होगी। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन। तो अब आप देखिए आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर त्रिज्या का मान पहले ही घटता है। आप इसमें ऑलरेडी इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो त्रिज्या तो वैसे ही घट गई। दूसरी बात कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ त्रिज्या कम हो रही है और ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो सबसे छोटी ये जो है वो होगी, ठीक है। और उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, फिर उसकी छोटी ये, मतलब सबसे छोटी है ना, मतलब एल्यूमिनियम 3+ सबसे छोटी, इसके बड़ी है मैग्नीशियम आयन, इससे बड़ी रहेगी एल्यूमिनियम और इससे बड़ी रहेगी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे बड़ी, एल्यूमिनियम आयन सबसे छोटी, ठीक है। अतः अधिकतम आकार वाली स्पीसीज मैग्नीशियम और न्यूनतम आकार वाली एल्यूमिनियम 3+ होगी। ये आपने देख लिया, ठीक है। तो अब अगले क्लास में मैं आपको आयनन एंथैल्पी बताऊंगा, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन ग्राहण यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी मैं आपको बताऊंगा और इनको हम आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय।